मेरे सम्मानित प्रिय, बड़े दिनों से हमारे स्टूडेंट के अलावे हमारे जो फ्रेंड सर्कल में हैं और फिर जो हमारे फेसबुक या फिर टेलीग्राम से जो लोग जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ के लोग, स्टूडेंट के अलावे लोगों ने बड़े दिनों से एक बोला था थोड़ा सा कि सर वो वायरस का जो कंसेप्ट है उसके बारे में क्या है। अभी लगातार हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, किसी के पास कुछ जानकारी है, किसी के पास कुछ जानकारी है, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मिला करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन की तरफ हम लोग रुख करना चाह रहे हैं। बेसिकली है क्या कि हर लोगों को ये एक कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या है इसका। तो समझिएगा कि जो आपका इंडियन पॉलिटी चल रहा है उसको हम रेगुलेट करेंगे, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। थोड़ा बायो सेक्शन से बता दें, और चूंकि आपको पता ही है कि अगर हम बायो सेक्शन में एंट्री करेंगे तो पक्का है कि बायो के हर एक जंक्शन में जाकर उसका पूरा सिस्टम खोलेंगे। क्योंकि हमारे आदत में शामिल है कि जब किसी चीज के बारे में आप पता करो तो पक्का है कि उन चीजों का जो कंप्लीट तथ्य हो, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, तब आपकी बात एकदम पक्की हो जाएगी। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ ये टर्म अभी काफी चर्चा में है, लोगों के दिमाग में ये बात जहन कर गया है कि आखिरकार क्या होगा, स्थिति क्या होने जा रही है, हम लोग क्या कर पाएंगे, ये वायरस क्या करेगा हम लोग के साथ। तो देखिए क्या है ना कि वायरस तो आज से है नहीं, ये वायरस का सेगमेंट तो बहुत दिनों से है, लेकिन हम लोग हर एक साल में एक नए वायरस से परिचित हो रहे हैं। कभी हम लोग जीका वायरस से हो रहे हैं, जो माइक्रोसेफली जैसे लोग को इंट्रोड्यूस किया था। आपको पता होगा कि जब पूरी दुनिया इस पर सर्च कर रही थी कि ये माइक्रोसेफली कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन था क्या कि जो बच्चे यूट्रस में थे, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी था, उसमें ये ज्यादा प्रभावी हो रहा था, और जो बच्चे का जन्म हो रहा था वो सेफली हो रहा था, मतलब उसके सब थोड़े चपटे हो रहे थे, उसे माइक्रोसेफली कहा गया। फिर हम लोगों ने इबोला वायरस के बारे में सुना, फिर हम लोग स्वाइन फ्लू के बारे में सुने, फिर हम लोग निपाह वायरस के बारे में सुने। अभी तक हंटा वायरस पता नहीं आया, गुमनामी के अंधेरे में चला गया है, वो कब तक इनिशिएट होता है। तो बेसिकली अभी जो कोविड-19 का सेक्शन हम लोग के पास आया है वो अब अहम होता है। तो वायरस बताने के पहले तो आपको मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि देखिए है क्या कि जितनी भी थेरेपी हम लोग क्या चल रही है, प्लाज्मा थेरेपी, ये थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी ये है कि चूंकि आपके पास तो ब्लड का कंपोजिशन है, इस ब्लड के कंपोजिशन में आपके पास आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और आपका प्लेटलेट्स है। ये तीन चीज आप लोगों को पता है, और इन तीन चीजों के अलावा इस पूरे कंपोजिशन पर अगर हम लोग बात करें तो इन सभी चीजों में अन्य चीजें भी शामिल है। जैसे हम लोग ब्लड को अगर सबसे पहले सेगमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में 55 से 60% हम लोग का प्लाज्मा, और रेस्ट जो हम लोग के पास जो मटेरियल है वो हम लोग का प्लस कंपोजिशन ऑफ द ब्लड है। फिर अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी में जाते हैं तो फिर इसमें बहुत सारे कंपोजिशन हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, मोनोफिल्स। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इसके अन्य कंपोजिशन पर, तो हम लोग के पास धीरे धीरे इस्नोफिल्स का कंसेप्ट आता है। उसी तरह हम लोग आरबीसी की बात करते हैं, जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स भी है, ये ध्यान रखिएगा। आरबी को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। देखिए ध्यान ये रखना है कि हम तो वायरस स्टार्ट किए थे, लेकिन चूंकि जब तक आपको ये बैकअप नहीं देंगे तब तक आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाइएगा। हम डायरेक्ट इसी चीज को आपको बताएंगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का अवेयरनेस आ जाएगा, सर ये क्या है, वो क्या है। तो हम चाहते हैं कि जिन चीजों पर हम कंसंट्रेट करें, जिन चीजों के बारे में हम डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, बेसिकली उससे पहले जो बैकग्राउंड है, उससे पहले जो पूरा डिटेल है, वो चारों तरफ की बातों को अगर हम लोग पता कर लेते तो हम लोग एकदम प्रॉपर जगह तक पहुंच जाएंगे, और तब फिर आपके पास आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। है क्या कि अभी क्या ना कि जितने लोग भी इन चीजों का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर कहीं से कलेक्टिविटी हो रही है, उन्हें लगता है कि बस चलो एक काम करते हैं कि वायरस के बारे में बताना है, कोविड-19 के बारे में बताना है, जितना इसका इफेक्टिव जोन है सब बता देते हैं। अब लोगों के मन में क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया है, लोग रात भर इस बात को सोच रहे हैं। हल्की सर्दी खांसी बुखार आई तो उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमें इन चीजों का है। बार बार रात में ही उठ करके सैनिटाइज अपने आप को कर रहे हैं, रात में हाथ धो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोविड-19 बीमारी तो है, इससे हमें पता है कि ये बीमारी काफी बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उस बीमारी का जो एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक इफेक्टिव जोन जो होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आकर के अटैच हो गया है। और वो माइंड में क्या करता है कि हम
जितने बीमारी से नहीं डर रहे हैं वो हमारे निगेटिव थॉट्स उससे ज्यादा डर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे माइंड में हमारा पूरा बॉडी एक केमिकल बैलेंस पर चलता है। आपको क्योंकि आप जब पढ़िएगा एंडोक्राइनोलॉजी तो पूरे ब्रेन से लेकर टो तक आपका पूरा केमिकल बैलेंस है। उस केमिकल बैलेंस को हम लोग बोलते हैं, उसका एक कंपोजिशन है। हर कंपोजिशन का एक मेंटेनेंस हमारी बॉडी में आवश्यकता होती है। जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कितना सेगमेंट से कितना सेक्रेट करेगा जो बैलेंस रख पाएगा। आपका जो इंसुलिन है वो कितना ज्यादा सेक्रेट करेगा, ज्यादा भी करेगा तो बीमारी है, कम करेगा तो बीमारी है। आपका एड्रेनल ग्लैंड कैसा कंपोजिशन कर, मतलब हम लोग का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, जिन चीजों को हम बहुत आसानी से ये हैंड ये अपने बॉडी को देख पा रहे हैं, अपने चेहरे को देख पा रहे हैं, एक्चुअली अंदर में हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको नॉर्मली हमारे यहाँ फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं कि केमिकल लोचा है। राइट, ये बात है। केमिकली बैलेंस हम लोग के शरीर में है और उस केमिकल में अगर हल्का सा भी कोई सेगमेंट थोड़ा सा हिलता है तो पक्का है कि आपको इस बात का पता चलेगा कि केमिकल का बैलेंसिंग हमारे बॉडी में होना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते थे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बाद यहाँ से हम लोग थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, फिर नीचे की ओर जाते हैं तो फिर हम लोग का एड्रेनल में कॉर्टेक्स मेडुला का कंसेप्ट आएगा, उसमें एड्रेनलिन का हार्मोन आता है, उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का कंसेप्ट आता है। उसके नीचे जाते हैं तो फिर हम लोग का पेनक्रियाज का कंसेप्ट आता है। पेनक्रियाज में अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्फा बीटा डेल्टा सेल की बात होती है, उसमें सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या कि पूरे सिस्टम को जितना तेजी से बोल रहे हैं उतना तेजी से आपको वो रिसीव होगा नहीं, क्योंकि हमें इसके लिए कम से कम दो वीडियो तो बनाना पड़ेगा। 2 वीडियो में इतना पक्का कि आपको सारी चीजों को समझा देंगे। एक सामान्य लोगों को जितनी इसकी जानकारी होनी चाहिए वो आप तक पहुंच जाएगी, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पहले हम बेसिक चीज से आते हैं। ये बताइएगा, ब्लड है, ब्लड 55 से 60% का कंसेप्ट हम लोग के पास है कि नहीं। अब 55 to 60% में ये ब्लड में प्लाज्मा अगर हमारा 55% है तो आप सुने होंगे कि इस प्लाज्मा में हम लोग का जो किसका कंसेप्ट है, वाटर का। तो वाटर का कंसेप्ट इस 55 से 60% में, वाटर 90%, यानी इसका मतलब रेस्ट प्लाज्मा में 10% कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ है नहीं। कहता है कि अगर ध्यान दीजिएगा कि हमारे बॉडी में एक जो है ना प्रोटीनस सब्सटेंस निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोजन। ये ध्यान रखिएगा, फाइब्रिनोजन का काम क्या है कि जब हमारे किसी जगह से कट करके ब्लड का सेक्रेशन होना शुरू होता है तो ये फाइब्रिनोजन उसको क्लॉटिंग करने में मदद करती है। वैसे बहुत सारा चीज आता है, विटामिन के की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन हो जाएगा, थ्रोम्बिन होगा, जो पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है फिर थ्रोम्बिन, वो ब्लड क्लॉटिंग का मामला है। तो फाइब्रिनोजन के बारे में आप जान लीजिए कि इसमें क्या होता है ना, ये जो ब्लड के ऊपर, जैसे कि हम लोग के यहाँ बलि प्रथा होती है तो देखते होंगे कि जब बलि प्रथा होती है तो उसमें देखते होंगे जब बलि दी जाती है तो जहाँ पे ब्लड का कलेक्टिविटी होता है उसके ऊपर में एक वाटर का लेयर होता है, तो बच्चे को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये ट्रेडिशन है गलत, तो इस बिल्कुल गलत है। ये बलि प्रथा से तो कुछ होने जाना है नहीं। पता चला कि नौकरी उसकी हो रही है और लोग कह रहे हैं कि बस उसकी नौकरी हो जाए, बलि प्रथा का पूरा प्रभाव चलते जा रहा है। तो खैर जो भी हो, इन चीजों से ये सुपरस्टिशियस थिंग है, इस चीजों से तो हम लोग को दरकिनार होना चाहिए। तो उसमें बोला जाता है कि बस पर टीका लगा लो। तो हम लोग टीका लगाने जाते हैं तो देखते हैं ब्लड नहीं आता बल्कि एक लिक्विड आ जाता है जो सर पे लगाते हैं हम लोग। तो लिक्विड क्या है, दैट इज द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में समझिएगा, ये जो फाइब्रिनोजन है उस प्लाज्मा, इस ब्लड में ये ब्लड में प्लाज्मा कितना था 55 से 60%, और इसमें वाटर कितना 90%, रेस्ट कितना बचा 10%, और ये 10% में फाइब्रिनोजन के अलावा और मटेरियल होते हैं। अगर कहा जाता है इस प्लाज्मा में से इस 10% चीजों को हटा दीजिएगा, यानी प्लाज्मा में से जो वाटर 90% है और उस 10% जो इसके साथ मटेरियल अटैच्ड है उस 10% को हटा दीजिएगा, तो उस 10% में अगर फाइब्रिनोजन को हटा दीजिएगा तो वही आपका बन जाएगा सीरम। आप इसका भी नाम सुने होंगे, सीरम, दैट इज द, इसका यूज हम लोग एंटीडोन बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ब्लड का कंपोजिशन में ज्यादातर क्या है, प्लाज्मा कितना परसेंट, 55 से 60%। 55 से 60% में प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज कितना है 90, और 90 में रेस्ट अमाउंट कितना है 10%। अब ये 10% पर अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10% की बात करें तो 10% में फाइब्रिनोजन है और अदर मटेरियल्स है। तो ये फाइब्रिनोजन को अगर हम लोग निकाल देंगे तो रेस्ट क्या बचेगा, सीरम। अब उसी तरह अगर हम लोग आरबीसी की बात करें तो इसका दूसरा नाम रखा गया एरिथ्रोसाइट्स। इस आरबीसी को अगर हम लोग देखते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इसको बोलते हैं, या रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। उसी तरह डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है, जो जिसको हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं,
ये हमारे शरीर का बैकबोन है, मतलब कहने का मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में जबरदस्त ही मदद करता है। और देखते होंगे डेंगू के केस में यही प्लेटलेट्स की काउंटिंग डाउन हो जाती है। तो टोटल आपका जो शरीर का जो बैलेंसिंग है वो कंप्लीटली किससे है? वो सारा एक केमिकल बैलेंस है। और ये केमिकल बैलेंस अगर आप में बिगड़ेगा तो पक्का आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम थोड़ा सबको समझा देना चाहते हैं, क्योंकि आप ज्यादा टेक्निकल बातों को ना समझे, थोड़ा बिहेवियर बातों को समझे। कहता है कि सर अब एक थेरेपी आ गई, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी हो जाएगा। भाई जिसको ये कोरोना हुआ है उस वायरस से लड़ने के लिए उसके ब्लड में जो एंटीबॉडी बना होगा वो पक्का वो प्लाज्मा में होगा, और उसके प्लाज्मा को निकाल करके नेक्स्ट के बॉडी में दे दिया जाए तो उससे ठीक हो सकता है। आप मुझे सर ये बताइए कि हर एक लोगों का बॉडी का एडेप्टेशन, उसके बॉडी का नेचर, उसका बॉडी का चीजों को रिसीव करने का जो पावर वो अलग अलग है। हम लोग का इम्यूनाइजेशन सिस्टम, हमारे भाई का इम्यून सिस्टम, हमारे दोस्तों का इम्यून सिस्टम, सभी का इम्यून सिस्टम अलग अलग है। और वो टोटली डिपेंड करता है एनवायरमेंट पर, वो टोटली डिपेंड करता है हमारे किए गए कार्य पद्धति पर। कहा जाता है, क्यों कहा जा रहा है कि आप लोग सभी लोग कंप्लीट अपने पॉजिटिव थॉट को डेवलप कीजिए। हल्का सा भी अगर आपके दिमाग में नकारात्मक बात आएगी तो चूंकि केमिकल जो बैलेंसिंग वो बिगड़ जाएगा, और नकारात्मकता के कारण आपका क्या होगा कि जो सर्टेन इम्यून सिस्टम वो कमजोर होगा, और जिसका इम्यून कमजोर हुआ पक्का कोई ना कोई प्रभावी होगा। आखिरकार हम लोग जब बच्चे थे तो क्रिकेट खेलने जाते थे तो हम लोग को क्या था कि किसी मैदान में जो 2 साल पुराना चापाकल था या 1 साल पुराना, जिसमें लोग दिन भर पानी नहीं पीते थे, एक बार जाके हम लोग पीते थे और कंप्लीट यहां तक पीते थे। शायद आपको याद भी होगा कि जब हम लोग साथ में चलते थे एक दूसरे से पूछते भी थे कि डब डब का आवाज आ रहा है कि नहीं पेट पे, क्योंकि इतना ज्यादा पानी पीते थे हम लोग को पता नहीं चलता था। तो बेसिकली उस समय क्या था कि हम लोग का इम्यून सिस्टम इतना तेज था, हम लोग के अंदर का जो एंटीबॉडी था वो बाहरी जो माइक्रोब्स थे उससे लड़ने के लिए बहुत तत्पर था। वो जब आता था तो इधर से इसका जो कार्यक्रम होता था, जो फैगोसाइटोसिस का कार्यक्रम था, जो उन चीजों को खत्म करने का कार्यक्रम था, वो काफी मजबूत था। तो आखिरकार हम किसी चीज से तभी लड़ सकते हैं जब हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम, यानी हमारा जो अपना प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी मजबूत होगा, तब उन चीजों से हम फाइट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले, ये तो पढ़ने का चीज आपको बाद में पढ़ाएंगे, जो भी सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन में हम 2 क्लास में आपको पूरा वायरस का पूरा कंसेप्ट भी बता देंगे। सबसे पहला बात तो अपने माइंड में जितना पॉजिटिव थॉट को ला सकते हैं लाइए, क्योंकि आपके शरीर में एक केमिकल बैलेंस है, केमिकल बैलेंस को बिगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा है कि आप उन कामों को करें जिससे आपको करने के बाद आपके शरीर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आए, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता आप में होगी। हर बार हम लोग के यहाँ एक वर्ड का क्यों यूज हो रहा है, हर्ड इम्यून सिस्टम। आखिर हर्ड इम्यून क्या है? हर्ड इम्यून है कि उस कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा शरीर खुद ब खुद तैयार होगा, और जिस तरह से नॉर्मली सर्दी खांसी होती है, ऑर्थोमिक्सो वायरस का कंसेप्ट है, जैसे चेचक का था, पहले सुनते होंगे कि किसी को स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हुआ है तो गांव का गांव लोग खत्म हो गया। क्यों भाई? बहुत एपिडेमिक था। इसके बाद क्या होगा, उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने रेसिस्ट करना शुरू किया। ये अलग बात है कि अभी सामान्य दिनों में हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, जो जिन चीजों को हम लोग खा रहे हैं, वो सही माने में वो उतना ज्यादा हाइजीनिक है नहीं। हम उन चीजों को खा रहे हैं जो हमारे अनहाइजीनिक सेक्शन में आ रहा है। आज आप बताइए कि कितना लोग पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और इन सभी चीजों को खा रहे हैं, और कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कार्य पद्धति में हमारे काम का जो वर्कलोड है वो हमारे माइंड पर एक टेंशन क्रिएट करता है, और जब आपके माइंड में टेंशन क्रिएट करेगा तो आपके शरीर के अंदर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो चलिए, हम चूंकि दूसरे रुख में चले जा रहे हैं, हम बताना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन अब है क्या कि जब ये सेक्शन आएगा तो हमने पहले भी सोचा था कि जब वायरस हम लिखेंगे और बायोलॉजी का सेक्शन लाएंगे तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वैसे इसमें ये 100% बात है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम का वीडियो बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्पीड है उस हिसाब से अपलोड नहीं हो पाता। 2 दिन वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम किसी तरह से ब्रॉडबैंड लाने की कोशिश करें, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जो कुछ भी है उस माध्यम को आप तक हमको पहुंचाना है, इसलिए पेशेंस रखिए, आराम से चीज़ों देखिए। इस मुद्दे पर हम लोग फिर से बात करेंगे कि आखिरकार हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है, उसको किस तरह से फाइट करना चाहिए, अभी हम लोग को कैसे रहना है। तो अंतिम में आपको एक चीज जरूर बता दें कि अगर आप अपने आप को इस समय अपने आप को बेहतर तरीके से रखना चाहते हैं
तो सबसे पहले भविष्य में होने वाली चीजों की चिंता छोड़ दीजिए। क्या होगा ये हम लोग कोई नहीं जानते हैं। जो कुछ भी होना होगा उसे हम अच्छे तरीके से फेस करेंगे, उसका सामना करेंगे और उस वक्त हम सोचेंगे उसके खिलाफ हमें करना क्या होगा। क्योंकि अगर आपके सोचने से भविष्य का सिस्टम सही हो जाता तो हम लोग सब इकट्ठे मिलकर के इस बात को सोचते हैं, क्योंकि उससे सोचने से तो हमें कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। बस हमारे हैंड में जो है, हमारे हाथों में जो बात है कि हमें खुद को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है, उन लोगों को कन्विंस करना है कि अभी इस समय में, इस नकारात्मक दिनों में अपने आप को ज्यादा नकारात्मक ना ले जाएं। इससे दिक्कत ये होगी कि आपके शरीर का जो केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और जब आप अपने माइंड में पॉजिटिव सेक्शन को लाइएगा तो पक्का सकारात्मक सोच के साथ आपके बॉडी का एक्टिविटीज भी सकारात्मक होगा। जय हिंद, जय भारत।